बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Professor Asifa Rizvi, Associate Professor of Education at Sir Syed Government Girls College. By the grace of Almighty Allah and by the motivation of our worthy principal, Professor Khalida Parveen, I am here to deliver this lecture. My topic is emotional development in infancy period, and this is for the students of BA Final. Learning outcomes are to understand the concept of emotional development, to evaluate when do emotions first emerge in infancy period, to know the milestones of emotional development from 2 to 5 years of age, and to highlight strategies for emotional regulations. We will cover emotional development in infancy and early childhood, that is from birth till 5 years of age. जज्बात इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हम बाज़ लोगों को देखते हैं कि एडल्टहुड तक पहुंचने के बावजूद भी उनका जज्बाती रवैया गैर मुस्तहकम होता है। लिहाजा जज्बात को समझना और उनकी प्रॉपर रेगुलेशन करना इन्फेंसी पीरियड से ही बहुत ज़रूरी है। लेट्स कम to our first learning outcome, that is the definition of emotional development. According to Heron and Hildebrand, emotional development refers to the ability to recognize, express and manage feelings at different stages of life and to have empathy for the feelings of others. यानी जज्बाती नशोनुमा एक काबिलियत का नाम है, एक सलाहियत का नाम है, जिसकी बदौलत उम्र के मुख्तलिफ़ अदवार में अपने जज्बात को पहचानना और एक्सप्रेस करना सीखा जाता है, अपने जज्बात को मैनेज करना सीखा जाता है और साथ साथ दूसरों के महसूसात का ख्याल रखना भी सीखा जाता है। कुछ देर के लिए अपने अर्ली चाइल्डहुड के किसी भी तजुर्बे के बारे में सोचिए जिसमें आपको जज्बात की शिद्दत का सामना करना पड़ा हो। मसलन पहली मर्तबा स्कूल जाना, ये अर्ली चाइल्डहुड का बहुत अहम तजुर्बा होता है। या ऐसे ही किसी वाक़े के बारे में सोचिए जिसमें आपको इब्तदाई बचपन में बहुत ज़्यादा जज्बाती कैफियत का सामना करना पड़ा हो। अब खुद से कुछ सवालात कीजिए कि हाउ डिड योर केयर गिवर्स और पेरेंट्स help you? Did they talk about the experience with you? Did they provide comfort? Did they validate your feelings and help you to express them effectively? Or did they leave you to figure things out on your own? And who was there to help you with your emotions? Your mother, your father, both of them, or anyone else? तजुर्बात ने ये बात साबित की है कि अगर इब्तदाई बचपन से ही बच्चे की जज्बाती नशोनुमा पर ज़ोर दिया जाए और बच्चे को जज्बात के इजहार के दुरुस्त तरीक़े सिखा दिए जाएं, तो ये आइंदा ज़िंदगी में कामयाबी का ज़ामिन है। इस सिलसिले में मैं सेंट ओलेफ कॉलेज की प्रोफेसर ग्रेस चो की एक रिसर्च का हवाला देना चाहूँगी। ये रिसर्च उन्होंने अपनी 2 स्टूडेंट्स के साथ मिल के की थी, जिसमें उन्होंने बच्चों की जज्बाती नशोनुमा का जायज़ा लिया था और वाज़ेह किया था कि अगर बच्चे की तालीम पर और उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर हद से ज़्यादा ज़ोर दिया जाए, उससे आला से आला नताइज की तवक्को की जाए, तो इसके बच्चों की जज्बाती नशोनुमा पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। बच्चे एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन की हालत में रहने लगते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो ये तक देखा गया कि बच्चे अच्छी तालीमी कारकर्दगी का मुज़ाहरा ना कर पाने की वजह से ख़ुदकुशी तक कर लेते हैं। लिहाजा तालीम पर ज़ोर दें, लेकिन साथ साथ बच्चे की जज्बाती सेहत को भी मलहूज़ ख़ातिर रखें। वो कहती हैं
The preschool years are vital for emotional socialization. The socio-emotional skills children learn during this period of time, including how they understand, regulate, and express their emotions, can help them to develop into emotionally competent and healthy beings. यानी अगर प्री स्कूल पीरियड से ही बच्चे की सोशो इमोशनल स्किल्स को डेवलप किया जाए तो आगे जाकर मुस्तक़बिल में वो जज्बाती तौर पर मुस्तहकम और सेहतमंद फ़र्द बन सकते हैं। तो इस गुफ्तगू के तनाजुर में बच्चे की जज्बाती नशोनुमा को शुरू से ही इन्फेंसी पीरियड से ही रेगुलेट करना ज़रूरी है। नाउ कम टू द सेकंड लर्निंग आउटकम, that is when do emotions emerge in infants। और हम इस सिलसिले में 4 बुनियादी इमोशंस का मुताला करेंगे: क्राइंग, हैप्पीनेस, फियर एंड डिस्गस्ट। Babies communicate through crying. There are 3 main types of baby cries: basic cry, anger cry, and pain cry. Basic cry, it's a systematic cry with a pattern of crying and silence. हम देखते हैं कि बच्चे की ज़िंदगी का आगाज़ ही रोने से होता है, और जब नॉर्मली इन्फेंसी में बच्चा रोता है तो पहले वो हल्के हल्के, जिसे हम कहते हैं धीमे सुरों में रोता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ बुलंद होती चली जाती है। दिस इज़ कॉल्ड बेसिक क्राई। सेकेंड इज़ एंगर क्राई। इट्स मच लाइक द बेसिक क्राई। In this cry, more excess air is forced through the vocal cords, making it a louder cry. यानी ये है तो बेसिक क्राई की तरह, लेकिन इसमें शिद्दत पाई जाती है। बच्चा ज़्यादा शिद्दत से रोता है, अमूमन भूख की वजह से रोता है, या डायपर चेंज के लिए रोता है, या अनकंफर्टेबल होता है तो इस वजह से रोता है, या फिर वो सोशली किसी के साथ जाना चाहता है, किसी का साथ चाहता है, मदर को बुलाना चाहता है तो रोता है। The third type is pain cry. It's unlike the other two. It has no preliminary mourning. यानी इसमें जिस तरह से बाकी 2 अक़साम में आपने देखा कि पहले थोड़ा धीमे धीमे सुरों में रोता है और फिर तेज़ी से रोता है, तो इसमें इस तरह की कोई इब्तदाई धीमापन और आहिस्ता आहिस्ता रोना नहीं होता, बल्कि लाउडली वो रोता है। द पेन क्राई इज़ वन लाउड क्राई फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ ब्रेथ होल्डिंग। वालिदैन इसकी शिद्दत से पहचान लेते हैं कि बच्चा किसी तकलीफ़ की वजह से रो रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा लाउडली नहीं रोता, यानी होता तो वो तकलीफ़ में है लेकिन इतनी शिद्दत से नहीं रोता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट विम्स प्रोड्यूस करता है। यानी यूँ महसूस होता है कि गोया उसके अंदर एनर्जी नहीं है कि जिसकी वजह से वो ज़्यादा ज़ोर से रो सके। मसलन डायरिया की वजह से, या कॉन्स्टिपेशन की वजह से, या बुखार या रैशेस की वजह से, या किसी और सूरत में बाज़ औक़ात बच्चा इस तरह से रोता है, लिहाजा डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। Second emotion is happiness, and in infants it is expressed by smiling. There are 2 types of smiles. Number 1, reflex smile, and number 2 is social smile. As you know, reflexes are involuntary movements or actions. Reflex smile. The early smiles are called reflex smiles. Babies start reflex smiling before birth and continue to do so as newborns. यानी बच्चे पैदाइश से पहले ही रिफ्लेक्स स्माइल प्री नाटल पीरियड से शुरू कर देते हैं,
और ये सिलसिला बाद में भी जारी रहता है। अक्सर देखते हैं ना, बच्चा सो रहा है, सोते सोते मुस्कुराना शुरू कर देता है, तो ये फिनोमेना रिफ्लेक्स स्माइल का मज़हर है। These smiles happen randomly and reflex smile usually stops around 2 months after birth. यानी 2 माह के बाद इसका सिलसिला ख़त्म हो जाता है and obviously real smile starts. This is also called social smile. Social smile. That is a smile made with purpose as a way to engage others. It's the smile which is due to responding to external stimuli. मसलन माँ को देखकर बच्चा मुस्कुराता है, या बच्चे को अगर हम कभी कोई खिलौना दिखाते हैं तो उसे देखकर बच्चा मुस्कुराता है. दिस इज कॉल्ड सोशल स्माइल. कम टू द थर्ड इमोशन, दैट इज फियर. Infants come into this world with no real awareness of its dangers. It's at 6 or 7 months that many babies actually feel afraid. What's baby's first fright? हम देखते हैं कि एक बच्चा लाउड साउंड से चौंक जाता है या अपने हाथों को बुलंद करता है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि बच्चे का पहला खौफ तकरीबन 6 माह की उम्र में सामने आता है. और वो खौफ क्या होता है? दिस इज़ वेरीनेस फॉर स्ट्रेंजर्स. यानी माँ बाप के अलावा या केयर गिवर्स के अलावा अगर वो किसी स्ट्रेंजर को देखते हैं या किसी अजनबी को देखते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 मंथ्स में कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसकी इमेजिनेशन की इब्तिदा हो चुकी है, ज़हनी तसव्वुर की इब्तिदा हो चुकी है, और वो फैमिलियर फेसेस को अपने जहन में जगह दे चुका है. लिहाजा जब वो स्ट्रेंजर्स को देखता है, अजनबियों को देखता है, नए चेहरों को देखता है, तो उनके लिए खौफ के जज्बात महसूस करने लगता है और रोने लगता है. दूसरा फियर जो हमें नज़र आता है, दैट इज़ फियर इन रिस्पॉन्स टू डेंजर. लेकिन ये ज़रा थोड़ी आगे जाकर, यानी तकरीबन 2 या 3 साल की उम्र में बच्चा ये ख़तरे महसूस करता है और ख़ौफ महसूस करता है. और यहाँ पर मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगी कि इस खौफ में रोल ऑफ एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा वाइटल है. यानी बच्चे की माँ का तर्ज़ अमल क्या है. अगर मिसाल के तौर पर बच्चे की माँ छोटी छोटी चीज़ों से खौफज़दा हो जाती है, मसलन बग्स को देखकर चीखने चिल्लाने लगती है, स्पाइडर को देखकर डर जाती है, तो बच्चे भी ये खौफ डेवलप कर सकते हैं. इसके बारे में आगे जब हम माइलस्टोन्स पढ़ेंगे तो ज़्यादा तफसील से बात करेंगे. फोर्थ इमोशन इज़ डिस्गस्ट. डिस्गस्ट, it's a feeling of revulsion or strong disapproval aroused by something unpleasant or offensive. It's a strong feeling of dislike. और क्या चीज़ें हैं जो कॉज करती हैं डिस्गस्ट को? समटाइम्स हम कहते हैं ना कि द फूड वॉज डिस्गस्टिंग, या अ डिस्गस्टिंग मैगज़ीन, और अ डिस्गस्टिंग वे टू ट्रीट पीपल. Babies will generally show disgust in response to unpleasant taste. बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो उन्हें कोई ख़राब जायके वाली चीज़ दी जाए तो वहाँ से वो अपना डिस्गस्ट बिहेवियर शो करते हैं. Disgust expressions which begin in the first few months can include an open mouth, raised upper lips and a wrinkled nose. और ये कॉमन फिनोमेना की बात है कि जब मसलन कोई कड़वी दवा वग़ैरह बच्चे को दी जाए तो वो अपनी नाक के ऊपर शिकने डालता है, यानी एक तरह से नापसंदीदगी का इजहार करता है. लेकिन वाज़ेह डिस्गस्टिंग बिहेवियर हमें एट द एज ऑफ 3 to 4 years नज़र आता है, जबकि इससे पहले तकरीबन 14 माह की उम्र तक उसमें किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने का शऊर नहीं होता.
लेकिन 3 से 4 साल की उम्र तक वो वाज़ेह डिस्टिंक्शन डेवलप कर लेता है। मिसाल के तौर पर एट द एज ऑफ 3 और 4 ईयर्स अगर उसके जूस में मक्खी गिर जाती है तो वो हरगिज़ नहीं पिएगा कि जूस गंदा हो गया है, जूस ख़राब हो गया है। और इस हवाले से तजुर्बात ने साबित किया कि अगर एक 3 बरस के बच्चे के जूस से मक्खी निकाल ली जाए तो वो इसी जूस को पी लेगा, क्योंकि उसे अभी ये डिस्टिंक्शन नहीं है कि मक्खी के गिरने की वजह से जूस जो है वो आलूदा हो गया है, लिहाजा वो उस जूस को पी लेता है। Now come to the third learning outcome, that is milestones of emotional development from 2 to 5 years. Number 1, have tantrums when frustrated. Tantrums are emotional outbursts. These are characterized by stubbornness, crying, screaming, violence, angry ranting, और अ रेजिस्टेंस टू अटेम्प्ट्स एट पैसिफिकेशन, यानी बच्चे को अगर आप पैसिफाई करना चाहें तो वो बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा होता, एंड इन सम केसेस हिटिंग। सेकंड माइलस्टोन, रेस्पॉन्ड वेल टू एडल्ट्स अटेंशन एंड प्रेज। जिस तरह से हमने पहले माइलस्टोन में देखा कि बच्चा बाज़ औक़ात जब फ्रस्ट्रेट होता है तो टेंट्रम्स शो करता है, दर हकीकत इस उम्र में बच्चा बहुत ज़्यादा मोहब्बत और तवज्जो का मुतकाज़ी होता है, और इस दौर में उसे मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लिहाजा बड़े जब किसी भी चीज़ की तारीफ़ करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा उस काम को बार बार करना पसंद करता है। थर्ड माइलस्टोन इज़ दे विल कम्फर्ट अनदर चाइल्ड। मिसाल के तौर पर अगर उसके सामने कोई बच्चा रो रहा है तो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करेगा, उसे चुप करवाने की कोशिश करेगा। ये तक देखा गया कि वो उसे अपना खिलौना उठाकर दे देता है, लेकिन चूंकि ये बिल्कुल इब्तदाई सूरत में है, लिहाजा जब वो दूसरा बच्चा उसके खिलौने से खेलना शुरू कर देता है तो उससे वो फ़ौरन छीन भी लेता है, यानी ये अभी बिल्कुल इब्तदाई सूरत में है। Then number 4 is jealous of other children getting attention. अगर उसके सामने उसके पेरेंट्स किसी बच्चे को गोद में लें तो वो ज़िद करता है कि इस बच्चे को गोद से उतारा जाए। यहाँ तक देखा गया कि गोद में लिए गए बच्चे की वो टांगें पकड़ पकड़ कर खींचता है कि इसे गोद से उतारा जाए, तो उसके अंदर जेलसी के जज्बात भी पैदा हो जाते हैं। पांचवा माइलस्टोन जो हमें नज़र आता है, he can develop fears during preschool age. इस बारे में थोड़ी सी बात पहले की कि बच्चे में मुख्तलिफ़ तरह के fears पैदा हो जाते हैं। fear of the dark, fear of strangers, of monsters, of going to the doctor, of dogs और other animals और more. लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ये खौफ भी ख़त्म होते जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत अहम चीज़ ये है कि बच्चे के अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं। मसलन अगर किसी बच्चे के पीछे कभी कोई कुत्ता लग जाए या उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से भौंके तो इन्फेंसी पीरियड के बाद भी उसके लाशऊर में ये खौफ बाकी रह जाता है और वो कुत्तों को देखते ही खौफज़दा हो सकता है। देन नेक्स्ट है understand society's rules regarding the appropriate expressions of emotions. मसलन अगर उसके पेरेंट्स ये सिखाते हैं कि बड़ों के सामने गुस्से का इजहार नहीं करते, नाराज़गी का इजहार नहीं करते, तो वो बड़ों के सामने इस रूल को किसी हद तक फॉलो करते हैं। लेकिन जो पीयर ग्रुप होता है, उसके हम उम्र होते हैं, उसके सामने अपने नेगेटिव बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते। नेक्स्ट है एक्वायर द एबिलिटी टू ऑल्टर देयर इमोशनल एक्सप्रेशंस बाय एज 4।
यानी वक्त के साथ साथ 4 साल की उम्र में वो ऐसा रवैया शो करने लगते हैं कि अपने जज्बात को वो ऑल्टर करने लगते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा रवैया शो करते हैं जो उनकी इंटरनल फीलिंग्स से मैच नहीं करता। मसलन तोहफ़ा देने वाले को थैंक यू कहना जबकि गिफ्ट उन्हें पसंद ना आया हो। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे को कोई गिफ्ट दिया गया लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन पेरेंट्स ने कहा है कि जब भी कोई भी चीज़ दे से थैंक यू, तो वो बच्चा थैंक यू करेगा, शुक्रिया अदा करेगा। लेकिन अभी ये ऑल्ट्रेशन ऑफ इमोशंस बिल्कुल इब्तदाई सूरत में पाई जाती है। नेक्स्ट माइलस्टोन है कि दे फर्स्ट डिस्टिंग्विश पॉजिटिव इमोशंस, यानी प्री स्कूलर्स पहले पॉजिटिव इमोशंस को पहचानते हैं कि ये खुशी है, ये मोहब्बत है, और बाद में नेगेटिव इमोशंस की पहचान करते हैं, मसलन फ़ियर, एंगर या सैडनेस। इस सिलसिले में तजुर्बात किए गए, बच्चे को मुख्तलिफ़ जज्बात पर मबनी मुख्तलिफ़ तस्वीर दिखाई गई, तो तजुर्बात ने साबित किया कि बच्चे पॉजिटिव इमोशंस को पहले पहचान लेते हैं। मसलन वो तस्वीर देखकर बता देते हैं कि ये हैप्पीनेस को शो कर रहा है, लेकिन नेगेटिव इमोशंस को एक दूसरे में मिक्सअप कर देते हैं। मसलन फ़ियर, एंगर या सैडनेस को एक दूसरे के साथ वाबस्ता कर देते हैं कि फ़ियर को एंगर कह देना, एंगर को सैडनेस कह देना, यानी दे फर्स्ट डिस्टिंग्विश पॉजिटिव इमोशंस। देन द लास्ट वन, enjoy working with others to reach a common goal and can listen to others when they express their opinions, यानी दूसरों के साथ मिलकर काम करने में, खेलने में खुशी महसूस करते हैं और उनकी ओपिनियन को भी सुनना शुरू कर देते हैं। ये बहुत अहम तरीन माइलस्टोन है जो इन्फेंसी पीरियड में हमें नज़र आता है। Now come to the last learning outcome, that is strategies for emotional regulations। लेकिन मैं पहले आपके सामने ये वाज़े कर दूं कि ये टॉपिक ख़ुद अपनी जगह बहुत तफसीली टॉपिक है। मैं सिर्फ चंद अहम नुकात आपके सामने वाज़े करूँगी। सबसे पहली चीज़, डेवलप अ बॉन्ड विद द चाइल्ड। चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप पेरेंट्स हैं, बच्चे के साथ एक वाबस्तगी पैदा कीजिए। किसी भी शदीद जज्बाती तजुर्बे में उसे तन्हा ना छोड़ें, उसकी बात को गौर से सुने, और नहायत अहम है कि उसके ट्रस्ट को बाकी रखिए। बाज़ औक़ात क्या होता है कि बच्चा अपना कोई इमोशनल एक्सपीरियंस पेरेंट्स के साथ शेयर करता है और पेरेंट्स उसे सबके सामने बयान करते हैं और हंसते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो ट्रस्ट होता है वो मजरूह होता है और नेक्स्ट टाइम वो आपके साथ शेयरिंग करने से गुरेज करेगा। सेकंड, एस्टेब्लिश क्लियर लिमिट्स एंड रूल्स। और ये सिर्फ इन्फेंसी पीरियड के लिए नहीं है बल्कि हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए है कि दे मस्ट नो एग्जैक्टली हाउ फार दे कैन गो, व्हाट इज़ अलाउड एंड व्हाट दे कांट डू। और तीसरा अहम उसूल ये है कि यूज़ रोल प्लेइंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट सिचुएशंस चिल्ड्रन में फेस एंड हेल्प देम आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस। रोल प्लेइंग की अहमियत इस वजह से भी है कि अभी बच्चा एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को समझ नहीं सकता। मसलन अगर आप उससे कहें दूसरों के साथ हमदर्दी के साथ पेश आना चाहिए, उसे नहीं मालूम हमदर्दी किसे कहते हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम रोल प्लेइंग के ज़रिए बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, तो बच्चा सीख लेगा सिचुएशन को देखकर कि हमदर्दी किसे कहते हैं और हमें इस सूरत हाल में किस तरह से बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट है, एनकरेज चिल्ड्रन टू बी प्राउड ऑफ देयर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स एंड टास्क्स। यानी जो भी उसके प्रोजेक्ट्स हैं, अब वो जैसे भी हैं, मसलन वो एक ह्यूमन बीइंग बनाता है, उसमें डिटेल्स नहीं हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये उसकी काविश है, वो आपके सामने लाता है तो उसे अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ़ करें, उसे घर में डिस्प्ले करें,
ताकि उसकी हौसला अफजाई हो सके और वो ख़ुद पर फ़ख्र करना सीख सके। अपनी ज़ात का इजहार, अपनी ज़ात को अहमियत देना, अपनी ज़ात को मुनासिब हद तक कुछ समझना एक सेहतमंद जज्बाती ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। इससे बच्चा कॉन्फिडेंट होता है। फिर नेक्स्ट है अरेंज शेयर्ड प्ले फॉर देम। अमूमन स्कूल्स में इस हवाले से बहुत ज़्यादा इक़दाम किए जाते हैं। घर में भी पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को 2 या 3 बच्चों के साथ मिलकर खेलने के मौक़े दिए जाएं, क्योंकि इस तरह से खेलों के ज़रिए दे लर्न टू शेयर, दे लर्न टू वेट देयर टर्न एंड हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स व्हाइल प्लेइंग विद अदर्स। क्योंकि खेल खेल में बच्चा बहुत कुछ सीख रहा होता है। हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात वो प्रीटेंड प्लेस भी खेल रहे होते हैं। उसमें उन्हें मौका मिलता है कि अपने तजुर्बात को, अपने जज्बात को वाज़ेह तौर पर बयान कर सकें। मसलन प्लेइंग सुपर हीरोज़, प्लेइंग शॉपिंग, ड्रेस अप्स, प्लेइंग विद डॉल्स, टी पार्टीज़, पिकनिक्स एट्सेट्रा। तो ये सारे प्रीटेंड प्लेस हैं और इससे बच्चे को बहुत कुछ सीखने और अपने जज्बात को ज़ाहिर करने का मौका मिलता है। Then the last one, teach them how to identify and express emotions। यानी तकरीबन 5 साल तक की उम्र तक बच्चे को इब्तदाई तरबियत मिल जानी चाहिए कि जज्बात को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, ख़ुद को कैसे पैसिफाई करना है। और आखिर में सबसे अहम बात, A parent's most important job is to help children feel safe and loved। याद रखिए, बच्चे की इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन सिर्फ़ और सिर्फ नसीहतों से हासिल नहीं होती। इसके लिए घर का माहौल खुशगवार होना अशद ज़रूरी है। वालिदैन के खुशगवार ताल्लुक़ात, उनका बाहिमी एहतराम, मनफी जज्बात मसलन गुस्से के वक्त ख़ुद को पुरसुकून रखना, ये सब बच्चे की तरबियत के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड दीज एलिमेंट्स प्रोमोट अफेक्टिव इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन। लेकिन अगर इसके बरक्स हम देखते हैं कि घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, वालिदैन के आपस के ताल्लुक़ात ख़राब हैं, घर में अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, लोग गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं, वालिद गिरामी बर्तन तोड़ने लगते हैं, तो तमाम की तमाम स्ट्रेटजीज़ धरी की धरी रह जाएंगी और बच्चे की शख्सियत में एक खला रह जाएगा और बच्चा ये सारे जज्बात के इजहार के मनफी तरीक़े सीख लेगा। लिहाजा ज़रूरी है कि बच्चे को घर में मस्बत और खुशगवार माहौल फ़राहम किया जाए, क्योंकि बच्चे हमारा कीमती मुस्तक़बिल हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।